हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज के लेक्चर 15.2 में हम बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ के बारे में। हमने देखा था कि कोई भी कॉइल है उससे एसोसिएटेड अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उस कॉइल में कुछ ईएमएफ या ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से एसोसिएटेड है उसमें चेंज की वजह से। अब यहाँ पर मोशनल ईएमएफ से क्या मतलब है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग रोड दी हुई या कोई कंडक्टर दिया हुआ है, उस कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं, कोई मैग्नेटिक किसी रीजन में कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इनवर्ड, पेपर के इनवर्ड इस तरह से क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और एक कंडक्टर को, कंडक्टिंग रोड जो है उसको हम इस तरह से चला रहे हैं। तो अगर हम किसी भी कंडक्टिंग रोड को या कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव करवाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करे, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो जाता है, यानी कि उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल इसलिए क्योंकि कंडक्टर को मोशन में लाने की वजह से उसके अक्रॉस क्या जनरेट हो रहा है? ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो इसलिए उसको मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। यहाँ पर अब इसका डेरिवेशन क्या है उस पर हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ वैल्यू ध्यान रखनी है VBL। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर आउट करके बताता हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है रेड कलर में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये रेड कलर में मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर अगर इस तरह से चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। अगर ये ऐसे है तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कंडक्टर को ऐसे चलाया जाएगा तो ये कभी कट नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट करवाना है तो कंडक्टर को ऐसे चलाना पड़ेगा या ऐसे भी चलाया जा सकता है। क्लियर है? इसका मतलब कभी भी कंडक्टर कुछ इस तरीके से चले कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे तो उसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी VBL। यहाँ पर ये जो V है, ये V है वो वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और L लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पर दी हुई। अब ये L क्या है? बेसिकली हम अगर बात करें तो यहाँ पर L जो है, जहाँ से कंडक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई है। अभी जैसे यहाँ पर अगर हम कंसीडर करेंगे तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की, एंड दोनों पॉइंट के मतलब कंडक्टर के जो एंड पॉइंट है उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमें लेकर चलनी है। बात आती है अब यहाँ पर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। जो लेंथ है कंडक्टर की, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ आएगी उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो टर्मिनल, भाई ये हमें पता लग गया कि इससे ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ जनरेट होगा तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा उसकी बात करते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरीके से लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे वो समझना ध्यान से। राइट हैंड थंब रूल के लिए यहाँ पर जो V से हमें B की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है। V से किसकी डायरेक्शन में? जैसे ये इस डायरेक्शन में V है और B, तो V से B की डायरेक्शन में अगर मैंने V से B की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाया तो थंब कहाँ आ रहा है? ऊपर। तो जिस थंब की डायरेक्शन में जो एंड आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव। अब जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो यहाँ पर V और क्रॉस B किया तो थंब इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से ये वाला एंड इसका पॉजिटिव और ये वाला एंड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? अब इससे ये जो ये रोड जो है ना, ये एक तरह के सेल की तरह काम कर रही है इस तरह से। मतलब ये अगर इस तरीके से कंडक्टर हमारे पास दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इस तरह से चल रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक तरह का सेल बन गया। ये सेल, जैसे ये सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसका जो ईएमएफ हो गया वो कितना हो गया? VBL। क्लियर है? तो इसको तुम एक सेल से रिप्लेस कर सकते हो। ध्यान यही रखना है कि ये डायरेक्शन कैसे निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए लेंथ के, लेंथ L शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। अब कौन सी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जब मैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट ना हो, तो वो मैंने बताया ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेगी तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो वो दो ही सिचुएशन में हो सकता है।
अगर V और L पैरेलल हो जाए या L और B पैरेलल हो जाए तो कोई EMF जनरेट नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए ये यहाँ पर EMF जो है वो कुछ इस तरह से है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में EMF ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर लेंथ, सबसे पहले वाला पॉइंट में बात करता हूँ, V पैरेलल टू L। अब ये इस तरीके से अगर ऐसे है, ये कंडक्टर रखा तो ऐसे है, लेकिन ये चल ऐसे रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जब ये ऐसे चलता है ना तो वेलोसिटी पैरेलल यहाँ पर, जब ऐसे चलेगा इसका मतलब वेलोसिटी इस तरह से है, लेकिन ये ऐसे चल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल दी हुई है, तो इस चीज़ को बोलते हैं। तो अगर ये ऐसे चले तो कभी ये इसको कट कर पाएगा? नहीं कट पाएगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कंडक्टर कभी भी इस तरीके से चल रहा है ना तो वो कभी उसके अक्रॉस EMF जनरेट नहीं होगा। कंडक्टर को हमेशा इस लेंथ के पैरेलल ऐसे ही चलना पड़ेगा, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर रखते हुए चलना पड़ेगा। L और B दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर ये B है और ये L ऐसे है तो भी कंडक्टर के अक्रॉस EMF जनरेट नहीं होगा। अगर B ऐसे और L ऐसे है तो भी फिर तुम कैसे भी चला लो तो भी कंडक्टर के अक्रॉस EMF जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है कि इसके अक्रॉस अगर ऐसी सिचुएशन आई तो EMF जनरेट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको बोलते हैं अगर ये तो इस तरह से अगर दिए तो ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10 टेस्ला का। और ये अब सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ये अगर रोड जो चलेगी या कंडक्टर जो चलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा या नहीं करेगा। तो हमें पता लग रहा है कि ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो कट करेगा ज़रूर। EMF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी? VBL। EMF जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा VBL। V की वैल्यू हमें पता है, B की वैल्यू भी पता है, L कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1, मतलब 10 वोल्ट हो जाएगा। अब बात आती है कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी बात करें तो कैसे निकालते हैं? V से B की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओगे तो ये V इधर है, तो ये V से B की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओगे तो कहाँ पर आ रहा है? ऊपर थंब आ रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनल जो है यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और ये टर्मिनल क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। क्लियर? सिमिलरली ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की रोड दी हुई है, V वेलोसिटी इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड वाली डायरेक्शन में है और रोड कुछ इस तरीके से चल रही है। क्या यहाँ पर ये रोड मैग्नेटिक फील्ड को कट कर पाएगी? नहीं कट करेगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा EMF की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अगर हम EMF की वैल्यू लिखेंगे तो 0 हो जाएगी। हम यहाँ पर निकाल के मत बैठ जाना कि VBL से। नेक्स्ट के 3rd नंबर के क्वेश्चन में हम बात करें तो वेलोसिटी जो है कंडक्टर के न तो परपेंडिकुलर है न पैरेलल है। जब भी इस सिचुएशन में इस तरीके से दे दी जाए, मतलब ये रोड कुछ इस तरीके से चल रही है, तो यहाँ पर ये कट भी कर रही होगी तो ऐसे सिचुएशन में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कट कर रही होगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? इस कंडक्टर के पास 2 तरह की वेलोसिटी है। अब कंपोनेंट ले लो, कैसे करोगे? इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट रोड के या कंडक्टर के पैरेलल और एक कंडक्टर के परपेंडिकुलर। ये एंगल V है तो ये एंगल हो जाएगा V sin थीटा एंड दिस वन इज़ V cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो उसकी वजह से रोड ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और रोड इस V sin थीटा की वजह से रोड ऐसे कट करेगी और V cos थीटा की वजह से ऐसे कट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को कट करवा रही है? V sin थीटा। तो EMF की अगर मैं बात करूँगा तो EMF यहाँ पर क्या हो जाएगा? VBL। फॉर्मूला यही होता है, तो V sin थीटा B इंटू L। तो ये यहाँ पर EMF की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी। इसमें भी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, मैग्नेटिक यहाँ पर कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है उसकी अगर बात करें तो V क्रॉस B। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और ये वाला एंड कैसा बनेगा? नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है। ये जो कंडक्टर है ये बैटरी की तरह, सेल की तरह काम कर रहे होंगे, मतलब ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ये इस तरह की सेल हो गई है बेसिकली, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब मान लीजिए इस कंडक्टर को किसी तरीके से हम इस कंडक्टर को एक किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने एक रजिस्टर लिया और इससे ये कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू थी कैपिटल R।
तो यहाँ पर एक क्लोज लूप बन जाएगा और क्लोज लूप बनने के बाद इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे ये इसकी तरह काम कर रहा है और इससे मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा और इस करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो EMF की वैल्यू है V sin थीटा BL डिवाइडेड बाय R। तो अगर करंट पूछा जाए, इस रोड के अक्रॉस कोई भी कंडक्टर लगा दिया जाए और उससे करंट पूछा जाए, तो भी हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि कितना करंट आ रहा होगा। क्लियर है बात? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी अगर मैं लगाऊंगा तो भी वही सिनेरियो होगा। कुछ इस तरीके का एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक यू शेप की एक स्ट्रिप दी हुई कंडक्टिंग, यहाँ पर ये वाली इस तरह का फ्रेम दिया हुआ, कंडक्टिंग फ्रेम दिया, इसके ऊपर और फ्रिक्शन लेस है और इसके ऊपर एक रोड है जिसको हमने इनिशियली वेलोसिटी V0 दे दी है। तो हमें ये बताना है कि इसमें इनिशियल जो करंट होगा, जैसे ये करंट जस्ट, तो इसमें करंट कितना होगा, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस रोड का एक्सेलरेशन, रोड का मास हम m मान लेते हैं, तो रोड का मास m है, इसका एक्सेलरेशन वगैरह कितना होगा। तो सबसे पहली सिंपल सी बात हम जो यहाँ पर है वो ये देख रहे हैं कि भाई ये कंडक्टर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है, तो इसके अक्रॉस EMF जनरेट हो रहा होगा। तो उस EMF की अगर मैं निकालूंगा वैल्यू, तो वो EMF निकलेगा VBL, सिंपली ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो VBL है, तो इसमें करंट भी, क्योंकि ये एक क्लोज लूप हो रहा है, तो करंट की बात करें तो करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर करंट की बात करें तो करंट यहाँ पर आ जाएगा EMF डिवाइडेड बाई R, मतलब VBL डिवाइडेड बाई R। ये यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि ये कंडक्टर में ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है। देखो आप चेक करके देखो, V क्रॉस B, तो ये वाली साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली साइड नेगेटिव, तो इसमें करंट जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, I करंट। तो इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कंडक्टर के अंदर जो करंट है, क्योंकि कंडक्टर एक तरह से सेल की तरह काम कर रहा है और सेल के अंदर, सेल के बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है सर्किट में, लेकिन सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है। क्लियर है ये चीज़? अब एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस सिचुएशन में, यहाँ पर देखो करंट है तो यहाँ पावर लॉस भी हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं और ये करंट R रजिस्टर जो दिया हुआ है, इस पर कुछ ना कुछ पावर ड्रॉप होगी, इसको हम I² इंटू R करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये करंट जब फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट है और कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा था। तो यहाँ पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, F = ILB करके एक फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है ILB। ठीक है, ये ILB अब कैसे होगा, इसके डायरेक्शन में बताऊं तो L क्रॉस B से निकालते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन है और B नीचे वाली डायरेक्शन, ऐसे निकालते थे L क्रॉस B करके, IL क्रॉस B, तो IL करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाली डायरेक्शन में, और इस तरह से यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये न्यू फोर्स जो होगा एक पीछे वाली डायरेक्शन में यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। कितना, मैग्नेटिक फोर्स ये जनरेट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स पीछे वाली डायरेक्शन में, अब थोड़ा सा एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो गया, इसका मतलब यहाँ आगे तो कोई फोर्स नहीं है अभी फ़िलहाल, और पीछे वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये फोर्स इस वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कर रहा होगा, कम करेगा तो कभी ना कभी जाके ये रोड क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं F फोर्स की वैल्यू निकालूँ, इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, तो I यहाँ पर लिखेंगे VBL डिवाइडेड बाई R, ये I यहाँ पर L और B, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना हो गया, VB² L² डिवाइडेड बाई R, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हो गया। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन के लिए FM डिवाइडेड बाई मास कर दो,
तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एम। ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो इनिशियली वेलोसिटी v नॉट लिख देना और वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ पर ये कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आपसे बोला जाए कि इसकी पावर बताओ, तो पावर के लिए दो फॉर्मूले हैं, या तो आई स्क्वायर इंटू आर कर दो या एफ इंटू वी कर दो। तो पावर अगर मैं लिखूंगा तो दोनों में से कोई भी देख लेना आप, मैं एफ इंटू वी करके निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पर ये निकालोगे जब वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। जब आई स्क्वायर इंटू आर करोगे ना तो भी यही आएगा। देखो आई स्क्वायर इंटू आर करोगे तो ये वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये आर नीचे आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये पावर हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस रोड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलाया जाए कि इसकी वेलोसिटी हमेशा v नोट ही बनी रहे, तो v नोट हमेशा यूनिफॉर्म रहे, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ एक फोर्स आ रहा है, इट मीन्स हमें एक और फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स। या इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितना फोर्स लगाएं कि ये रोड जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे चलती रहे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब ये रोड आगे चलेगी तो हमें जितना फोर्स पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स एक्सटर्नली आगे भी लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इतनी ही हो जाएगी जितनी यहाँ दी हुई है। तो ये वी बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ये फोर्स हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स भी उतना ही लगाना पड़ेगा। आई गेस आपको चीज़ें क्लियर होगी। एक्सटर्नल इनिशियल, अब ये पूछा जा सकता है कि इनिशियली इसकी वैल्यू कितनी है, तो इनिशियली वैल्यू वी नोट लिख देना। इन्फिनिटी टाइम पर कितनी हो जाएगी वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी डिराइव करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि ये होगा बाद में जाके। अगर एक्सटर्नल नहीं लगाया तो धीरे धीरे जाके वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। देखो फोर्स लग रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। यहाँ पर अब इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी कम होगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे वेलोसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी पीछे वाला फोर्स भी कम होता जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें निकल कर आएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग दी हुई है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है। हमें बताना है इसके अक्रॉस कितना मैग्नेटिक, इसके जो दोनों एंड है उसके अक्रॉस कितना EMF जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये यहाँ पर देखो कंडक्टर नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है यहाँ पर ये, तो लेंथ की बात आती है VBL। तो V हमें पता है, B भी हमें पता है, लेकिन लेंथ, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो ये लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ, इसी को हम L कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं इफेक्टिवली बनाऊँ ना इस डायग्राम को, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये और ये वेलोसिटी v नॉट इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, तो ये लेंथ हो गई 2r। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब अगर मैं डायरेक्शन भी डायरेक्ट निकालूँ तो v क्रॉस b अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो v क्रॉस b नीचे वाली डायरेक्शन में b आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव होगा, ये टर्मिनल। वेलोसिटी अब EMF निकाला जा सकता है, तो EMF कितना हो जाएगा v नॉट, फॉर्मूला होता है VBL, तो v नॉट b और L की जगह क्या आएगा 2r, तो कितना बन जाएगा ये यहाँ पर, ये हमारे पास बन जाएगा 2v नॉट b r। क्लियर है ये चीज़? तो ये हम यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब अगर क्या नाम है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे, यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। अच्छा अगर चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो बेसिकली एक और चीज़ यहाँ पर है, आप लेक्चर पूरा देखना और इससे रिलेटेड अगर डायरेक्ट आप ये लेक्चर देखने आए हो ना, तो उससे पहले आप वो 15.1 लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि उससे रिलेटेड ही ये पोर्शन है, तभी जाके आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फिजिक्स शाला चैनल पर सारी सीरीज़ इसकी मिल जाएगी आपको धीरे धीरे। अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पर इस तरीके को स्ट्रक्चर दी हुई है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है। इस तरह की स्ट्रक्चर दी, ये वाला पोर्शन L लेंथ है, ये पोर्शन L लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी जो लेंथ है, इस सर्कुलर पार्ट की, सर्कुलर आर्क वाले पार्ट की लेंथ 2L है ना।
यहाँ पर इस वाले पार्ट की, इस पूरे पार्ट की लेंथ 2L है और वेलोसिटी v0 दी हुई है। आपको बताना है कि ये जो P और Q है इसके अक्रॉस टोटल EMF कितना जनरेट हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करना। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होने वाला है, EMF इसका P और Q के अक्रॉस क्या होगा। ट्राई करना और मुझे चेक करना कि तुम्हारा आंसर सही आया है या नहीं। देखो भाई, इसका आंसर रहेगा ये। आप चेक करना कि आया है। बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अगर नहीं आता है किसी का तो मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल EMF। रोटेशनल EMF में क्या होगा, अभी तक हम देख रहे थे कि कंडक्टर को अगर मूव करवाया जाए लीनियरली तो वहाँ पर उसके अक्रॉस EMF जनरेट हो जाता है। अब अगर क्या है, सपोज़ यहाँ पर एक कंडक्टर जो है उसको हमने फिक्स कर दिया कुछ इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पर दिया हुआ इनवर्ड, और इसको एक जगह पर हिंज कर दिया, इसको हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, तो भी क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा। इस सिचुएशन में भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है और इसको ऐसे घुमाएंगे तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर जो कंडक्टर होगा उसके अक्रॉस EMF जनरेट हो जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू को निकालते हैं VBL² डिवाइडेड बाई B2। ये ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L। अब ये L क्या है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें मैग्नेटिक फील्ड ये EMF जनरेट करना है, उसके लिए उसकी लेंथ दी हुई है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो VCOM/BL। VCOM/BL का मतलब है कि ये कंडक्टर अगर दिया हुआ है, इसको आपने इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर अगर आपने हिंज किया हुआ है, और ये Q है, P पॉइंट पर आपने इसको हिंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी VCOM किसी भी इंस्टेंट पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पुराना फॉर्मूला होता था वो होता था VBL। आप जब भी रोटेशन हो तो V की जगह ले लो VCOM। बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख लो, B इंटू L से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये BL क्या है, L वो उस कंडक्टर की लेंथ है, हमें कैसे लेना है वो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे VCOM है तो VCOM की अगर मैं यहाँ लेंथ लिखूँगा ना, वैल्यू लिखूँगा तो होगा ओमेगा इंटू R। V इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू R। तो ओमेगा ये R यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा EMF का, ओमेगा L/2 इंटू B और L। तो ये बन जाएगा ओमेगा BL²/2। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मतलब इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कई जगह पर। क्लियर है ये चीज़। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई डिस्क है, डिस्क को अगर रोटेट करवा रहे हैं हम तो भी EMF जनरेट हो सकता है। वो कितना हो सकता है, ओमेगा BR²/2। सेम यहाँ पर L की जगह आप बस R कर देना। अब इसमें यहाँ पर कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, उसका सिंपल सा तरीका है। वेलोसिटी है VCOM के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टर्न करो। तो ये वाला V और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अगर हमें दिया हुआ है तो हमारे पास ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। जैसे आपको दिया जाए कि एक रोड दी हुई है, इस रोड में इस पॉइंट पर हमने इसको हिंज कर दिया है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट है। कोई C पॉइंट है सेंटर ऑफ मास वाला। ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस की फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर EMF निकालना। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। EMF निकालना है, E का मतलब EMF A और B के बीच में, दूसरा A और C और B के बीच में, मतलब इन दोनों एंड के बीच में और इन दोनों एंड के बीच में हमें मैग्नेटिक EMF जनरेट करना है। ये EMF की वैल्यू निकालनी है जो जनरेट हो रहा होगा। तो सबसे पहले इसके बीच के अगर निकालूंगा तो बहुत अच्छा, लेंथ इसकी L ही दी हुई है,
तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये तो सिंपल से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ई ए बी। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की बात करूँगा तो ये V क्रॉस B, V ऊपर ही आएगा क्योंकि ऐसे ही रोटेट कर रही है, तो V क्रॉस B। तो ये वाला टर्मिनल तो क्या बनने वाला है, ये टर्मिनल जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा और ये टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर V या तो आप कोई सा भी लगा लो, अगर आपको डायरेक्ट ये वाला एंड दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना बन जाएगा बताओ, ओमेगा बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। ओमेगा ये हो गया b और ये l पूरी लेंथ यहाँ पर होगी क्योंकि इन दोनों एंड के बीच में निकालना है, या इसको आप इससे भी निकाल सकते थे VCOM। तो VCOM इस पूरी रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, ये ध्यान रखना VCOM किसका लेना है, जिस रोड के लिए आप ले रहे हो ना उस रोड का VCOM आपको लेना है। तो यहाँ पर ये इसका तो VCOM के थ्रू भी निकाल सकते हो। अब बात आती है ECB की। अब ध्यान रखना हमारे पास जो इफ़ेक्टिव हमें किस रोड के किसके लिए निकालना है, हमें इस पोर्शन के लिए निकालना है। ये वाला जो पोर्शन है, इस ये जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है, इस पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब थोड़ा ध्यान देना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हों जिसमें एक एंड हिंज नहीं किया हुआ, रोड के किसी ऐसे पोर्शन का EMF निकालना है जिनमें से एक एंड, कोई सा भी एंड हिंज पॉइंट पर नहीं हो, कोई सा भी एंड हिंज नहीं है, तो ना तो C हिंज है ना B हिंज है, लेकिन रोटेट तो कर रहा है। उस सिचुएशन में हम ये VCOM वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक का तो इसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ इस, ये हमारे रोड ये है, इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पर होगा, इस रोड का बस इस वाले ब्लैक वो जो मैंने पोर्शन किया, इस वाला सेंटर कितनी लेंथ पर होगा ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो ये अगर देखो ये वाला, अच्छा C पॉइंट जो है ना वो सेंटर ऑफ मास है, C जो है यहाँ पर COM को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी रोड के CM को। तो ये लेंथ अगर L/2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर L/2 है तो ये लेंथ होगी L/4। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 3L/4, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब हमें सिंपली क्या लिखना है, VCOM लिखना है। तो VCOM यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अलग से, पहले इसके लिए ये वाला, इस वाले के लिए VCOM डैश बोल देते हैं। तो VCOM डैश इस वाली रोड के लिए क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा आर कितना है, अब ये देखो आर कितना है, आर हमेशा लेते हैं जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, भले ही रोड यही है लेकिन VCOM के लिए जो आर होगा ना वो हिंज पॉइंट से ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 3L/4। तो ये तो हो गया VCOM। अब लिख लेते हैं हम VBL। तो VCOM डैश B और लेंथ, अब लेंथ कौन सी है, ये वाली, तो ये लेंथ कितनी है L/2। तो कितना हो जाएगा 3 ओमेगा L/4 B और इंटू L/2। तो कितना हो गया ये 3 ओमेगा B L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर। तो आई गेस ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और तरीका है कि इसमें आप A से C के बीच का मैग्नेटिक फील्ड EMF निकाल लो और उसको A से O के बीच A और B के बीच का EMF जो है उसमें से माइनस कर दो। मुझे ऑप्शन में आंसर, तुम्हारा होमवर्क ये है कि आप मुझे A और C के बीच का EMF जनरेट करके की वैल्यू बताना कि कितनी ये आ रही है, ठीक है। और एक और चीज़ बताना, क्या EAB में से AC को निकाल देते हैं अगर हम, तो क्या CB निकल कर आता है ना, या क्या करना है, एक तो ये निकाल के बताना है, चेक करना है। दूसरा ये मुझे बताना कि अगर EAB में से ECB को मैं माइनस करूँगा तो क्या EAC आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। कितनी वैल्यू आती है, क्या वो EAC के इक्वल आती है या नहीं आती, ठीक है। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रोटेशन वाले में हम किस तरीके से वैल्यू यूज़ करते हैं। आइए स्टूडेंट, न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली कहीं पर भी हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो वहाँ पर EMF जनरेट हो जाता है, किसी कॉइल के अंदर EMF जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, किसी भी रीजन में अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, विद टाइम अगर वो चेंज हो रहा है तो वहाँ पर
सर्कुलर फॉर्म में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किसी भी जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहाँ ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जरूर होगा, और कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगा। ये चीज़ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ी थी, जहाँ पर हमने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बताया था। तो बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिफिकेशन जो होता है उसको यही चीज़ हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर when magnetic field changes in the regions तो जनरेट सर्कुलर और नंबर ऑफ नो नीड, और उसके लिए किसी भी रीजन में उसके लिए किसी कंडक्टर लूप की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब ये यहाँ पर E डॉट डी एल, ये बेसिकली वही है कि आप लिखते हो d∅dt इक्वल्स टू, यहाँ पर हम EMF लिखते हैं, ये माइनस। अब हमें एक चीज़ और पता है कि ये EMF बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल को हम E डॉट, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको यहाँ लिखोगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज या मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ कहीं पे भी चेंज होता है तो वहाँ पर इंड्यूस EMF जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होगा और ये कंजर्वेटिव नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई फील्ड अगर सर्कुलर फॉर्म में हो तो वो कंजर्वेटिव नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है एडी करंट। अब एडी करंट क्या होता है यहाँ पर उसको समझते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी जगह पर हमने किसी रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए गाइस, मान लीजिए कि ये एक रीजन है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में रखा है और यहाँ पर ये एक कंडक्टर प्लेट रखी हुई है, ठीक है। कंडक्टर प्लेट मैंने यहाँ पर रख दी। अब क्या होता है, हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को सपोज इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, किसी भी तरीके से चेंज कर रहे हैं, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, इस कंडक्टर के अंदर है ना एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जनरेट होने शुरू हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें और ये डायरेक्शन जो इसकी होती है वो बाहर की तरफ ऐसे हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर इस तरह की जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है सर्कुलर फॉर्म में। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एडी करंट हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, तुम ऐसे समझ लो, यहाँ पर ये जो लूप है, ये जो प्लेट है, ये कई सारी छोटी छोटी एक सर्कल्स की फॉर्म में मिलकर बनी होगी। या इसकी जगह अगर सपोज ये प्लेट जो है ये सर्कुलर प्लेट होती तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सपोज ऐसे समझ लो कि एक रिंग दी हुई है, इसको हमने इस रीजन में रखा है, इस रीजन में यहाँ पर हमने रखा हुआ है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो ये लूप क्या चाहेगी, ये रिंग क्या चाहेगी, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करना, क्योंकि ये फ्लक्स को इंक्रीज़ नहीं करवाना चाहती। अपने फ्लक्स को डिक्रीज़ करवाने के लिए यहाँ पर इससे रिलेटेड फ्लक्स अंदर वाली डायरेक्शन में है और ये रिंग जो है वो अपने फ्लक्स को डिक्रीज़ करवाना चाहेगी। तो डिक्रीज़ करवाने के लिए इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो ये फ्लक्स को डिक्रीज़ करवाने के लिए खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगाएगी। तो इसमें जो करंट है इस रिंग में ऐसे इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा। अब मान लो इसके अंदर एक और ऐसी रिंग रख दी जाए तो उसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा सेम डायरेक्शन। एक और रिंग ऐसे रख दी जाए तो एक और इसके बीच में कई सारी रिंग्स रख दी जाए तो इस तरह से करंट सर्कुलर लूप की फॉर्म में रखा हुआ होगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर हो जाता है। अब क्योंकि प्लेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स कंसिडर किया जा सकता है। ये मत समझो कि भाई रेक्टेंगुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट बहुत बड़ी सी प्लेट है तो वो कई सारी रिंग को कॉम्बिनेशन, कॉर्नर्स को अगर हटा दो बस एक बार के लिए तो यहाँ पर भी कुछ मटेरियल है, यहाँ पर भी मटेरियल, तो उसमें क्या फ्लो होने लग जाता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। तो बेसिकली एडी करंट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मैनी कॉन्सेंट्रिक इंड्यूस करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एडी करंट। अब जब भी किसी प्लेट में एडी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर
हीट की मतलब एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाता है, हीट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर हीट लॉस होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हीट लॉस, जो एनर्जी आती है वो हीट लॉस की फॉर्म में जा रही। अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि एडी करंट यहाँ पर अगर किसी भी प्लेट में है तो उसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? बेसिकली जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसी न किसी चीज़ की वजह से लगाया होगा, किसी न किसी तरीके से हमने अप्लाई किया होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए हमने, या सपोज हो सकता है किसी करंट कैरिंग एलिमेंट का यूज़ किया हो। तो अगर करंट इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, और करंट इंक्रीज़ करने के लिए हमें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, बैटरी वगैरह कनेक्ट करनी पड़ेगी, और बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ही आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। मतलब हम वहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी तो बढ़ा ही रहे हैं, और वो एनर्जी यहाँ जाके कंज्यूम हो रही है। सेम सिनेरियो उसी में था जब हम इंडक्शन की बात करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम जब बात कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में, जहाँ पर एक कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दूसरी कोयल से अगर हम मूवमेंट करवाते हैं तो वहाँ पर मूवमेंट करवाने पर, रिलेटिव मोशन करवाने पर, दूसरी कोयल जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है उसमें करंट आ जाता है, कुछ न कहीं से ये करंट जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। और वो ईएमएफ जो होता है बेसिकली वो किसकी वजह से वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ का मतलब उस कोयल में कोई ना कोई एनर्जी आ रही है। अब कोई एनर्जी तो जनरेट हो नहीं सकती, तो वो एनर्जी बेसिकली जो हम सेकेंड कोयल को हम मूवमेंट करवाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर ये एडी करंट की हम बात की हमने ऐसे। तो बेसिकली एडी करंट ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर अगर हम रिडक्शन की बात करके एडी करंट को कैसे कम किया जा सकता है, तो प्लेट के अंदर कई सारे छोटे छोटे से होल्स बना दो। उससे क्या होगा कि लूप जो बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट लूप जो बनेंगे वो छोटे बनेंगे तो वहाँ लूप का जो पावर लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी वो कम होगी। या फिर लेमिनेशन कर दो, लेमिनेशन कोटिंग कर देते हैं हम, लेमिनेटेड कोटिंग करने से वहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी हीट लॉस वो कम हो जाएगा, एडी करंट कम हो जाएगा। ठीक है, एडी करंट बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है, जहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही होती है, वहाँ पर ये ज़्यादातर आता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसका यूज़ भी है, एडी करंट को हम ज़्यादातर जो इंडक्शन कुकर होता है हमारे पास, जो इंडक्शन वाले हीट टॉप होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज़ किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस जो होती है वहाँ यूज़ किया जाता है, ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कई सारी जगह पर इसका यूटिलाइजेशन भी होता है और कई जगह पर इसको मतलब डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यही चीज़ देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।